गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्राप्ति एवं भुगतान खाता कैसे बनाया जाता है, पूरी रूपरेखा। जैसे देखिए, आपको मैं बोर्ड पर सीधे बताता हूं प्राप्ति भुगतान खाता कैसे बनाएं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो हम संस्था का नाम लिखते हैं। जैसे संस्था का नाम चेतन क्लब, ये नाम है, समझ लीजिए, चेतन क्लब, चेतन क्लब भोपाल। और इस नाम के बाद में यहाँ पर डेट डालना होता है। इस डेट में आप लिखेंगे जैसे 31 दिसंबर 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, समाप्त वर्ष के लिए ये पूरा प्रारूप है और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना है। और बनाने के बाद ही यहाँ पर कैसे तैयार किया जाता है वो पूरा हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए, अब यहाँ से आपको जैसे खाते के दो पक्ष होते हैं वैसे ही यहाँ तैयार कर लेना है। और दोनों पक्ष, जैसे खाते में डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं। पहला जो बायां पक्ष होता है उसे हम डेबिट या फिर नामे कहते हैं, और जो क्रेडिट पक्ष होता है इसे जमा या क्षमाकलन के नाम से जानते हैं, और डेबिट पक्ष को विकलन के नाम से हम जानते हैं। इसके हम यहाँ से खातों के रूप में डाल लेते हैं, अर्थात डेबिट पक्ष में राशि लिखने के लिए, यहाँ राशि अंकित करने के लिए हम लाइन खींच लेते हैं, और राशि यहाँ पे जो आएगी वह लिख लेंगे राशि के लिए कि कितना रुपए किस मद में आया। उसी प्रकार क्रेडिट पक्ष में भी हम यहाँ पे देख लेंगे कि कितनी राशि यहाँ पर प्राप्त हुई या फिर दी गई, भुगतान की गई। ठीक है, राशि का कॉलम हो गया, लेकिन विवरण जहाँ पर हम लिखते थे उस कॉलम में क्या लिखना है। तो यह जो खाता होता है यह पूर्णतः रोकड़ वही पर आधारित है। रोकड़ वही की सहायता से यह खाता तैयार किया जाता है। इसीलिए रोकड़ वही में हम देखते हैं प्राप्ति, और हमें जो पैसा मिलता है उसे हम प्राप्ति कहते हैं, और जो पैसा हमें देना होता है उसे हम भुगतान कहते हैं। इसीलिए इसमें भी हम वही कॉलम जैसे रोकड़ वही में बनाते हैं वैसे ही कॉलम यहाँ पर भी जो विवरण है वहाँ पे लिख लेंगे प्राप्तियां। यहाँ पर समस्त प्राप्तियों को लिखा जाएगा, और दूसरा जो पक्ष रहेगा यहाँ पर जितना भी पैसा हम देंगे उस पैसे को भुगतान के नाम से लिखेंगे। इसीलिए रिसीव्ड एंड पेमेंट इंग्लिश में इसे हम कहेंगे। अब जो यदि हम पहले से बिजनेस करते आ रहे हैं तो हम यहाँ पर शेष के रूप में लिखेंगे, और लिखेंगे शेष लाया गया। जो पिछले वर्ष का शेष रहेगा तो यहाँ पर रोकड़ शेष रहेगा। यदि हमारे तिजोरी में पैसा है तो उसे हम रोकड़ शेष के नाम से जान लेंगे, या फिर हमारे पास बैंक शेष, बैंक में यदि पैसा रखा है हमने तो बैंक शेष के नाम से यहाँ पे हम राशि लिख देंगे जो पैसा पिछले वर्ष का है। यदि हमारे पास बैंक से अधिविकर्त लेकर रखा है हमने, अर्थात हम कर्जे में चल रहे हैं, तो फिर वह भुगतान पक्ष की ओर आ जाएगा, क्योंकि हमें भुगतान करना है बैंक को। शेष ले गया, और यहाँ लिखेंगे हम बैंक अधिविकर्ष, अधिविकर्ष के नाम से यहाँ पे हम इसे लिख देंगे, और इसकी राशि लिखना होगा क्योंकि हमें बैंक को भुगतान करना होगा। यह पैसे बैंक ने तो हमें दे दिया था। अब दूसरी मदों पर बात करेंगे। हम यहाँ पर आयगत और पूंजीगत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। सभी प्रकार की प्राप्तियां, जितनी भी प्राप्तियां हो उन सभी प्राप्तियों को हम यहाँ लिख लेते हैं, और जितने भी भुगतान होते हैं, चाहे वह पूंजीगत हो चाहे वह आयगत भुगतान हो, सभी को हम क्रेडिट पक्ष की ओर लिख लेते हैं। अब इनकी जो प्रमुख मदें हैं इनकी हम बात कर लेते हैं, और पूंजीगत और आयगत की भी हम बात कर लेते हैं। आयगत तो क्या है? आयगत तो ऐसे व्यय या ऐसी आय होती है जो बार बार होती है, 12 महीने के अंदर हमें जो भुगतान करने होते हैं, या जो हमें आय प्राप्त होती है, अर्थात बार बार ऐसी आय या ऐसे व्यय जो है वो बार बार होने वाले जो समस्त व्यय या आय है उन्हें हम
आयगत के नाम से जानते हैं, रेवेन्यू उसी का नाम है। और दूसरा है पूंजीगत यानी कैपिटल। पूंजीगत की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि ऐसे व्यय या ऐसी आय दोनों होते हैं। पूंजीगत में भी दो प्रकार होते हैं। आयगत की हम बात करते हैं तो आयगत भी दो प्रकार के होंगे, आयगत के दो प्रकार होंगे, और पूंजीगत जो है ये पूंजीगत के भी दो प्रकार होंगे। एक तो व्यय हो जाएगा, पूंजीगत में भी व्यय हो जाएगा, और आयगत में आय हो जाएगी और पूंजीगत की भी आय हो जाएगी। और ये सभी समस्त आय, किसी भी प्रकार की आय हो उसे हम प्राप्ति भुगतान खाते में लिखते हैं डेबिट पक्ष में। किसी भी प्रकार का व्यय हो उसे हम भुगतान पक्ष में लिखते हैं क्रेडिट पक्ष में, प्राप्ति भुगतान खाते के। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि आयगत क्या है। तो 12 महीने के अंदर जो बार बार व्यय होते हैं या बार बार आय होती है उन्हें हम आयगत के नाम से जानते हैं। और ऐसे व्यय जो लंबे समय के लिए होते हैं या ऐसी आय जो लंबे समय में होती है उसे हम पूंजीगत के नाम से जानते हैं। जैसे मशीन खरीदा, जीवन में एक दो बार ही खरीदेंगे, कभी कभार खरीदेंगे, अर्थात विशेष समय पर खरीदेंगे। या फिर संपत्ति की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए व्यय किए गए व्यय भी पूंजीगत व्यय के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आयगत और पूंजीगत की भी थोड़ी बात कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। हालांकि इस में हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना यहाँ पर कि पूंजीगत क्या है और आयगत क्या है। जैसे प्राप्ति जो होगी तो चंदे के रूप में प्राप्त होगा, हमको दान के रूप में प्राप्ति होगी, क्योंकि हम जो अलाभकारी संगठन है उसमें चंदा के रूप में पैसा आएगा, दान के रूप में पैसा आएगा, ये प्राप्ति होगी हमको। व्याख्यान से आय होगी, हमने व्याख्यान दिया, कहीं पे लेक्चर दिया तो बार बार लेक्चर देंगे, बार बार पैसा आएगा। मनोरंजन से प्राप्ति, यदि हम मनोरंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर मनोरंजन के कारण हमें बार बार पैसा मिलेगा, और बार बार पैसा मिलेगा तो आप जानते हैं कि यह बार बार मिलने के कारण इसे हम यहाँ पे प्राप्ति की ओर लिखेंगे। इसी प्रकार ब्याज तथा लाभांश की बात करेंगे, यह भी मिलेगा। किराया भी हमें प्राप्त हो सकता है यदि हमने किराए के रूप में दिया है तो। और इसी प्रकार समाचार पत्रों की बिक्री और सामान अनुदान, ये जो व्यय की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमें पैसे मिल रहे हैं, इन जो बार बार होंगे इन्हें हम आयगत के नाम से जानते हैं। आयगत के नाम से जानेंगे इन्हें। और आयगत ये प्राप्तियां कहलाएगी या आय कहलाएगी, इन्हें हम आयगत कहेंगे। और देखिए यहाँ पर आप बचत से हमें पैसा आएगा, प्रवेश शुल्क से आएगा, समर्पित निधि से आएगा, आजीवन सदस्यता शुल्क से पैसा आएगा हमारे पास, विशिष्ट चंदा दान अनुदान से पैसा आएगा, स्थायी संपत्ति की बिक्री से हमारे पास पैसा आएगा, विशेष निधि से ब्याज प्राप्त होगा हमें। तो ये भी कभी कभार होंगे, लेकिन ये वाले हमेशा नहीं होंगे, इसीलिए यह पूंजीगत कहलाएंगे। इन्हें हम पूंजीगत आय के नाम से जानेंगे और ये पूंजीगत आय हो जाएगी हमारी। अब देखिए भुगतान की बात करते हैं तो भुगतान में यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि छपाई और स्टेशनरी हमेशा करना पड़ेगा हमको, स्टेशनरी खरीदना पड़ेगा, समाचार पत्र पत्रिकाएं हमेशा लेना पड़ेगा, डाक तार व्यय हमेशा करने होंगे, मरम्मत विज्ञापन धर्मादा अंकेक्षण शुल्क वेतन पुरस्कार मनोरंजन किराया बीमा सम्मानार्थ भुगतान नगर पालिका टैक्स, ये जो खर्चे हमारे ये बार बार होंगे। और बार बार होंगे ये क्योंकि इनकी तो हमें आवश्यकता ही होगी और बार बार होंगे, इसलिए यह आयगत या आगमगत व्यय के नाम से जाने जाएंगे। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं पुस्तकों का क्रय जीवन में एक दो बार करना होगा। खेल कूद का सामान जो खरीदेंगे हम तो कभी कभार खरीदेंगे, 2-4 साल में खरीदेंगे। भूमि पर व्यय, भूमि पर जो व्यय करेंगे वो भी 5-6 साल 10 साल में करेंगे, यानी बहुत कम। विनियोग, कहीं विनियोग करना तो जो धन जमा होगा 2-4-10 साल में उसी को हम विनियोग करेंगे, यानी कभी कभार। शासकीय ऋण कभी ले लिए तो ले लिए, नहीं तो जरूरी नहीं है। फर्नीचर का क्रय आहरण, तो ये सब जो है ये कभी कभार होंगे और कभी कभार किए जाने वाले व्यय को ही हम या आय को ही हम पूंजीगत के नाम से जानते हैं। जो संपत्ति की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं उन्हें हम
पूंजीगत कहते हैं। तो इसमें सब हमने देखा कि प्राप्ति और भुगतान खाता बनाते समय इन मदों को लिखा जाता है। जो प्राप्ति होती है उसे डेबिट और भुगतान होता है उसे क्रेडिट में, और वर्ष के अंत में इसका योग लगाया जाता है। और योग लगाने के बाद में दोनों पक्षों का योग कर लेते हैं और 2 लाइन से बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद में जो शेष निकलता है उसे शेष ले गया के नाम से यहाँ पे लिख देते हैं हम। और यह या तो रोकड़ शेष हो सकता है या फिर बैंक शेष यहाँ पे हो सकता है, और दोनों को हम लिखते हैं। तो बिल्कुल आपको यह प्रारूप समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।